गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई? अरे क्या हाल है? क्या? गुड 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 गुड। क्या हाल है? बढ़िया। बैठो बैठो बैठो। सही चल रही है पढ़ाई बोर्ड्स की? है अल्ताफ माय डियर, मेरे प्यारे बंधु, बताओ जरा जल्दी से। कॉपी खोल लो फटाफट से सभी बालकों बालिकाओं, एंड लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। तो चलो जल्दी जल्दी करो। ठीक है, जब तक ये सारी चीजें कर रहे हैं मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। मैं निखिल सिंह बिष्ट, आपका प्यारा एनएसबी, आपका स्वागत करता है फिजिक्स के एक और नए लेक्चर में। तो आइए चलिए इन सभी के साथ अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो कॉपी रेडी है? ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ा है हमने? पढ़ा है काशीनाथ? पढ़ा है। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। मैंने कुछ ऐसे एनालिसिस करके कुछ डाटा इकट्ठा करके आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चंस रेडी करे हैं। ठीक है, तो आज हम उन क्वेश्चंस को यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो यार लेट अस स्टार्ट। शुरू करें? यस सर। शुरू करें? यस सर। ये हुई ना बात, थोड़ा लगना भी तो चाहिए सामने इनको कि हाँ भाई क्लास में बच्चे हैं, क्लास में बच्चे हैं और हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो चलो भाई, लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो हम कुछ खास आज नहीं करने वाले हैं, सिंपल हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अरे क्या करने वाले हैं? क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कैसे? अल्ताफ बड़ा खुश हो रहा है। तेरा दिल किसने ले लिया है? इसने ले लिया है क्या? कुंफू पांडा। कौन सा पांडा? कुंफू कह रहा है तो कुंफू क्या होता है? अरे कुंफू कह रहा हूं। अबे कुंफू, कुंफू क्या? बोलो कुंफू। दोबारा से बोलो, दोबारा से बोलो। कुंफू, कुंफू। हाँ, कुंफू। चलो ठीक है ठीक है, हंसी की बात नहीं है। कुंफू पांडा। कुंफू नहीं बे, कुंफू पांडा। ये तो इसको सिखाने चलूंगा तो मेरा भी गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है ठीक है, चलो शुरू करते हैं। खैर हमें इसके एक्सप्रेशंस में जाना है बस, कि अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो इसकी भावनाओं में जाओ, इसके नाम में नहीं। ठीक है, चलो ठीक है यार, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 101% हमें एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे पीछे रखा हुआ है, आप सब लोग इसको फटाफट पहले पढ़ लो, इसको फटाफट से पढ़ लो एंड लेट अस सी कि हम इस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जिन्हें लगता है अपने आप में बिलीव है वो शुरू हो जाओ करना, जिन्हें नहीं लगता बिलीव इन मी, मुझ पे भरोसा रखो, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो ठीक है, जिन्हें आता है गाइस वो तो करने लगे हैं, जिन्हें नहीं आता है मैं हूं ना, सुना है? सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। शुरू करें? चलो ठीक है। नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। ओके, देखो भाई, हमें शब्दों को पकड़ना सीखना है। मैंने पहले भी बोला था हमें इंग्लिश अच्छी करनी है और उन शब्दों का क्या फिजिक्स में मतलब है उनको समझना है। अब इसने यहाँ सेम मटेरियल कह दिया है। सेम मटेरियल किनका? टू कंडक्टिंग वायर्स का। दो वायर है, सेम मटेरियल की है, तो इनका कौन सा फैक्टर सेम रहेगा? इनका कौन सा फैक्टर सेम रहेगा? बोलो कुणाल। रेजिस्टिविटी। वेरी गुड। क्या रहेगा? सेम। मेरे साथ बोलो, अगर हमारे मटेरियल सेम है दोनों वायर के तो उनकी क्या सेम होगी? रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो रेजिस्टिविटी इज सेम, और हमें पता है रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो। रेजिस्टिविटी का सिंबल होता है रो। आगे बढ़ते हैं। सेम रेजिस्टिविटी सेम लेंथ। लेंथ भी क्या है? सेम है बेटा। लेंथ भी क्या है? सेम है। हैविंग रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस कितना? 4:16। तो रेजिस्टेंस का रेशियो कितना दिया है?
4:16। अब मैंने वायर को एक वायर मान ली मैंने A, एक वायर मैंने मान ली B, तो इसका रेजिस्टेंस क्या कहलाए RA, इसका रेजिस्टेंस क्या कहलाए RB। तो RA रेशियो RB कितना दिया है 4:16। यार 4:16 का मतलब क्या हुआ 1:4 हुआ नहीं हुआ, उससे खाली कंफ्यूज करने के लिए हमें ये वैल्यू दे रही है। हम इसको और छोटा करके 1:4 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। हमने लगा दिया 1:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर्स, तो उसने बोल दिया भैया एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ बी का रेशियो क्या होगा, क्या होगा। रो भी सेम कर दिया, एल भी सेम कर दिया, आर दे रखा है, ए का रेशियो मांग रहा है, आर ए रो एल। क्या मैंने आपको कोई पोएम सिखाई थी इस फॉर्मूले की? क्या है वो पोएम? R is equal to rho L upon A, R is equal to rho L upon A, R is equal to rho L upon A। अब A का रेजिस्टेंस RA कहला रहा है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे RA is equal to rho LA upon A, है ना। अब मैं LA भी ना लिखकर इस A को हटा देता हूं, ये A को फेंक दो, हम रो एल ए लिखेंगे क्योंकि रो और एल तो दोनों का सेम है। अब आर बी के लिए भी लिख देते हैं, आर बी के लिए क्या हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इन दोनों को डिवाइड करूंगा, इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। डिवाइड करने पर क्या आएगा, यहाँ पे आर बी लिख दूंगा तो यहाँ पे रो एल नीचे आ जाएगा और ए बी ऊपर चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, डिवाइड करने पर जाएगा नहीं जाएगा। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया यार, समझ में नहीं आया, नहीं समझ में। आर ए इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखा था मैंने, ये लिखा है आर बी इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए बी। दोनों को डिवाइड करना है, आर ए डिवाइडेड बाय आर बी। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू, ये ऊपर लिखो रो एल ए, ठीक है। अब ये आएगा यहाँ पे आर बी के सामने क्या लिखा है रो एल, तो आर बी यहाँ लिखा है तो रो एल यहाँ आ जाएगा, ए बी यहाँ है नीचे लिखा जाएगा। अभी ए बी को नीचे लिखने से अच्छा क्या है, मैं इसे ऊपर भेज देता हूँ, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है कि नहीं बेटा, बस ये ऊपर आ जाएगा ए बी। क्या कटा, क्या कटा, रो एल से रो एल उड़ गया, क्या आएगा ए बी अपॉन ए, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे सीधे ए बी अपॉन ए। अब क्या दिया है आर ए अपॉन आर बी, ए बी अपॉन ए किसके बराबर है आर ए अपॉन आर बी। आर ए कितना है आर बी कितना है 1:4, क्या है 1:4। तो 1 दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे लिख लेते हैं अलग से कि ए बी अपॉन ए कितना है 1/4, 1/4। अब हमें क्या देना है, हमें क्या देना है, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द एरिया ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। अब इसने हमें आर ए और आर बी का रेशियो दिया है, देखो ए बी का रेशियो दिया है, यहाँ बी ए का रेशियो आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम आंसर को ए रेशियो ए बी की फॉर्म में ले आएंगे, तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा 4/1, क्योंकि हमें मैंने वहां रिलेशन ए बी का लिया तो आंसर भी ए बी के रिलेशन में निकालूंगा। तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है 4:1, आंसर कितना आ रहा है 4:1, आंसर आ रहा है 4:1। हाँ ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो 1:4 क्यों नहीं कहला रहा है। देखो मैंने क्या करा है, एरिया ऑफ बी का रेशियो एरिया ऑफ ए के साथ निकाला है, लेकिन मुझे निकालना क्या है एरिया ऑफ ए का रेशियो एरिया ऑफ बी के रिस्पेक्ट। समझ में आया? तो जिसकी रिस्पेक्ट में निकालना है वो देखना जरूरी है। देखो यहां मैंने क्या लिया था, रेजिस्टेंस ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस ऑफ बी, ठीक है। अब यार ये तो प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन है, ये तो एमसीक्यू था, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट ब्रेन यूज करना होता तो हम क्या करते हैं। अब एक बात सोचो, यहां अलग से सोचो, अब ये क्या है शॉर्ट है, ये शॉर्ट ट्रिक है हमारे, हम अगर इतने सब लफड़े में ना पड़े तो क्या इस्तेमाल कर सकते हैं वी नो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, है कि नहीं है, है कि नहीं है। अब मुझे एक बात बताना, रो और एल दोनों कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब क्या है दोनों के लिए कांस्टेंट है। तो रो एल कांस्टेंट, जब हम कांस्टेंट को हटा देंगे तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, होगा नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नहीं होगा, होगा। या फिर
रो एल जो कांस्टेंट है, इसे अगर मैं के बोल दूं, कोई कांस्टेंट के अपने मन का, तो ये आर इज इक्वल टू के अपॉन ए कहलाएगा नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एरिया का ए अपॉन ए बी निकालना है। अब एरिया का इनवर्स रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, तो ए ऊपर है तो आर बी नीचे लिखा जाए, नहीं आर ए नीचे लिखा जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर लिखा जाएगा। लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? और के से के कैंसिल हो गए कहने का मतलब है, क्योंकि वो तो हमारे कांस्टेंट है। अब आर बी अपॉन आर ए क्या कहलाएगा? 4/1। यही तो था पीछे, क्या कहलाएगा? 4/4:1। कहां लिखा है ये 4? ये कितना आ रहा था हमारा? 1/4 ना, आर ए अपॉन आर बी आ रहा था, नहीं आ रहा था? आर ए रेशियो आर बी 1/4 है, लेकिन मुझे यहाँ क्या लिखना है? आर बी रेशियो आर ए, वो क्या हो जाएगा? 4/1। आए मेरी बात समझ में? आए मेरी बात समझ में? ठीक है, ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? हमें क्या ध्यान देना है? रेजिस्टेंस और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है, जब आप कर लेंगे क्वेश्चंस को तो आपको ध्यान देना है रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। और एरिया के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो अगर एरिया का रेशियो मांगेगा रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट में, तो हमें कुछ नहीं करना, उल्टे रेजिस्टेंस रख देने हैं। जैसे अगर मैं ऊपर ए की बात करूंगा तो सामने बी आएगा, या फिर मैं बोलूं ए की बात करूंगा तो डायगोनल में आएगा, और इसकी बात करूंगा तो ऊपर डायगोनल में। यही अगर लेंथ की बात होती, एल ए रेशियो एल बी, तो हमें पता है लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है रेजिस्टेंस के साथ, तो ऊपर आर ए अपॉन आर बी रख देंगे। समझ में आया? अगर मान लो यही क्वेश्चन थ्योरी में आता, इंस्टेड ऑफ दीज ऑप्शंस ये क्वेश्चन थ्योरी में आता, तो हमें कुछ इसको इस तरीके से करके दिखाना पड़ता, तभी मैंने ये पूरा करके दिखाया आपको। ये करने का तरीका ये कि अगर ये क्वेश्चन थ्योरी में आ जाता, वहां तो तुम्हें पेपर में लिखना भी तो पड़ेगा, ऐसे करके आ सकते हो। समझ में आ गया? yes, समझ में आया बेटा? yes, sir. अरे आया कि नहीं आया? yes, है? yes, ठीक है, चलो आगे बढ़े। कुछ कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखो, कुछ कह रहा है, जरा समझो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुछ क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? लिखोगे नहीं क्या? करोगे नहीं क्या? करते भी रहो भैया, करते भी रहो। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना भाई। हाँ, क्या कह रहा है ये? अभी मजा आएगा ना भिड़ू। ये क्वेश्चन के लिए किसी को बुला ले आगे। हाँ, ये क्वेश्चन किसी को बुला ले आगे। अल्ताफ आता है अल्ताफ को। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर? प्लीज अल्ताफ बताओ माय डियर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ए बोला उसने, क्या सही बोला? यस सर। कितने अल्ताफ से अग्री करते हैं? तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे हाथ वहां तक नहीं जा रहे हैं, अपनी आवाज को भेजो। किस किस को लगता है कि टेम्परेचर ही ये आंसर होगा? यस, क्या आंसर होगा? टेम्परेचर ही आंसर होगा। क्यों होगा? रीजन है कि भैया रेजिस्टिविटी इज रो, रेजिस्टेंस इज आर, आर इज डिपेंडेंट ऑफ रो। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में आता आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आर रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, लेंथ का डिपेंडेंट भी है, और एरिया का भी डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर का डिपेंडेंट भी होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी ना ही लेंथ की डिपेंडेंट है, ना ही एरिया के डिपेंडेंट है। रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल की बनी है उसकी डिपेंडेंट है, और टेम्परेचर की डिपेंडेंट है। तो अल्ताफ ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो अल्ताफ के कितने नंबर आ गए? +500। कितने आ गए? प्लस, ऑरा प्लस हो गया बोल रहा है, ऑरा प्लस हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय ऑरा? है ऑरा तो गाड़ी का नाम है शायद। नहीं सर, अरे वो ऑरा तुमने वो देखा था साउथ की मूवी में, कहा था औरा औरा कहता है, तो साउथ की मूवी में हट, बाहुबली नहीं थी वो। अरे वो कौन सी मूवी थी? है किसकी? अकेले क्यों बोल रहे हो? यहां भी बताओ। है चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ठीक है, अरे वो करके कर रहा हूं ताकि आवाज ना जाए। वो कोई दिक्कत नहीं है सर, वो कर देंगे। चलिए ठीक है, ओके, यस, सही है। क्वेश्चन पढ़ लिया?
किस किस को क्वेश्चन आता है बताओ भाई, किस किस को ये क्वेश्चन आता है? बलराज, वेरी गुड, ठीक है, सही है। बस बस काशीनाथ, क्यों? शाहिद आता है? भव्य, भव्य को भी आता है। तो चलो मुझे बताओ भाई क्या आंसर होना चाहिए? अल्ताफ सी कह रहा है। अल्ताफ तो है, अल्ताफ क्या कह रहा है? सी। डिस्ट्रीब्यूट करो जरा, इस सब तक आवाज पहुंचाओ, तुम्हारी बुलंद आवाज पहुंचनी चाहिए। बताओ। सी। सी। कयान बताओ। सी। हमें सब सी कर रहे हैं, कोई सी के अलावा सी करती? सी करती? सी है। सी ही है। सी है? सी के अलावा कोई आंसर बताना चाह रहा है अपना? है? अगर जो भी बताएगा वो गलत बताएगा बेटा। यहाँ सी करते कुछ नहीं करना है। यहाँ हमें ध्यान देना है कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट की बात हो रही है ना, जूल्स की हीटिंग इफेक्ट की बात हो रही है। तो जरा ध्यान दीजिए, H इज इक्वल टू क्या होता है? या फिर मैं बोलूं सिंपल, आपको कुछ रखना, पावर इनटू टाइम। और हमें पावर के 3 अलग अलग फॉर्मूले पता है। सबसे पहला VI है, अब तो आईडी और वोडाफोन एक हो गए। VI और I स्क्वायर R और एक V स्क्वायर बाई R, ये 3 हमारे क्या है? फॉर्मूले हैं पावर के। तो इसके साथ टाइम को मल्टीप्लाई करते जाओ, आपके हीट के फॉर्मूले भी निकल जाएंगे। तो कौन सा गलत है? ये VI स्क्वायर T गलत है, वो VIT होना चाहिए जो कि हमने नीचे लिखा है, समझ में आ गया? तो ये पावर वाला मेन फॉर्मूला आप याद रखो। फिर क्वेश्चन में जिस हिसाब से आपको दी हुई है वैल्यूज, उस हिसाब से अपना मन चाहा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। मल्टीप्लाई किससे करना होगा? लेकिन टाइम से। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? समझ में आ गई? ओके, अच्छा लो भाई, कुछ कह रहा है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जरा ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, which of the following option is correct for the given statement? Give reason 5 marks. The net resistance is always greater than individual resistance of resistors in series combination of resistors. सर क्वेश्चन में इतने रजिस्टर थे कि समझ में नहीं आया क्वेश्चन है कि रजिस्टर है? हाँ, थोड़ा इंग्लिश को डाइजेस्ट करो प्लीज डाइजेस्ट द इंग्लिश, व्हाट द इंग्लिश इज सेइंग। इंग्लिश वाली मैम को बुलाया जाए क्या? है? क्या कह रहा है? द नेट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, प्रॉपर टोटल आर नेट। द नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का मान लो कितने रजिस्टर लो तुम बताओ? 3 ले लो, 3 कह दिया ना हमसे। कितने? 3 रजिस्टर्स को सीरीज में कैसे लगाएंगे? 1 2 और 3 रजिस्टर्स ले लिए, तीनों को सीरीज में जोड़ दिया। एक को मैंने बोला R1, एक को बोला R2, एक को बोला R3। R नेट कितना हो जाएगा इसका? जोर से बोलो। डायरेक्ट ऐड करते हैं ना हम रेजिस्टेंस को जो सीरीज में होते हैं। यस। अब ये तीनों का नेट रेजिस्टेंस है वो ये है। क्या ये जो नेट रेजिस्टेंस आया, क्या ये बड़ा है R1 से कि छोटा है? बड़ा है। R2 से? बड़ा है। R3 से? बड़ा है। ये तो कह रहा है। अब समझो, द नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स रखे हैं इनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है नेट रेजिस्टेंस से, या फिर नेट रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से। सही तो कह रहा है? ठीक है, असर्शन सही है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज में है, सीरीज में है। अब मुझे एक बात बताना जो मैंने आप सभी को सिखाई थी। सीरीज में करंट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? करंट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? करंट नहीं बढ़ती, इसका मतलब क्या बढ़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। जहां करंट नहीं बढ़ती वहां क्या बढ़ता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और जहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बढ़ता वहां क्या बढ़ता है? करंट बढ़ती है। वहां क्या बढ़ता है? करंट बढ़ता है।
आई मेरी बात समझ में? तो हमें पता चल गया कि यहाँ करंट नहीं बटेगी क्योंकि ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। तो यहाँ पे को पोटेंशियल बटेगा। मैंने बोल दिया यहाँ V1, मैंने बोल दिया यहाँ V2, मैंने बोल दिया यहाँ V3। तो अब V1, V2, V3 ये नेट पोटेंशियल अगर मैं मांगना चाहूंगा तो मुझे तीनों को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। करना होगा नहीं करना होगा? ठीक है, हमें इतना पता है, ये हमारी बेसिक नॉलेज हमें आती है। हम पूछते हैं फिर से, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टेंस इन सीरीज इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। क्या ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है? सही है। अरे भगवान, किसे पढ़ा देता हूं मैं कभी कभी। क्या बोल रहे हो, इंग्लिश समझो यार। कौन कौन नहीं कह रहा है बताओ? क्या ये सही नहीं कह रहा? ये सही कह रहा है, कौन कौन कह रहा है? बस दो, मतलब एक दो और मैं, मेरे को मिला के तीन, एक चार ना, और बस चार जने, पांच। अरे डर क्यों रहे हो, मैं बदनाम हूंगा, तुम थोड़ी। किस किस को लग रहा है कि रीजन सही है? 1 2 3 4 5 6 7, बस। किस किस को लग रहा है रीजन गलत है? तुम दोनों भुट्टे बेचने आए हो क्या? है, खिलाओ तो थोड़े। रीजन समझ नहीं आया। रीजन समझ में नहीं आया, इंग्लिश समझ में नहीं आई, बोलो। गिव रीजन 5 मार्क्स। रीजन सही है तो हाथ खड़ा कर लो ब्रदर। कौन कौन कहता है रीजन सही है और कौन कौन कहता है रीजन गलत है? तुम भूल गए कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने हाथ नहीं उठाया था, उन सबने उठाया था। रीजन सही है कौन कौन कहता है? रीजन गलत है कौन कौन कहता है? तुम अभी भी भुट्टे बेचते आए हो ना, तुम अभी भी शर्म नहीं आ रही ना अल्ताफ? अब तो मैं भी भूल गया मैं क्या रहा था। एक बात सुनो मेरी, पहले ये बताओ रीजन सही है कौन कौन कह रहा है? प्लीज कैमरामैन सबका चेहरा दिखाया जाए मेरे साथ, ये सब भी बदनाम हो, क्योंकि बेटा रीजन गलत है, नॉट इक्वल कह रहा है, रीजन गलत है। मैंने तो अपनी स्टेटमेंट बदल दी क्योंकि मैं इनके साथ नहीं हूं। मैं सही आंसर बता दूं पहले कि जो टोटल पोटेंशियल, उसका कहने का मतलब क्या है, देखो, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज इज नॉट इक्वल कह रहा, इक्वल नहीं है किसके? टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है इनके सम के इक्वल नेट पोटेंशियल नहीं है बोल रहा है। तो क्या रीजन सही है? गलत है। क्या रीजन सही है अल्ताफ? अरे नहीं। क्या रीजन सही है? नहीं है, रीजन गलत है। इक्वल होता है, नहीं होता है, इक्वल होता है। तो आंसर क्या है? आंसर इज सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आई मेरी बात समझ में? तो अब क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें बस बेसिक नॉलेज आनी चाहिए भाई। ऑब्जेक्टिव टाइप ज्यादा टफ होते हैं, याद रखना। सब्जेक्टिव में तो फिर भी तुमने इज, द, एम और आर एक्सेट्रा लगा के तुमने नाउन प्रोनाउन भी लिख दिया वहां, तुम्हें तब भी नंबर मिल जाएंगे। बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव और ज्यादा आसान है, दूर से इशारे करूंगा 1 2 3 या 4 है, 4 करूंगा तो सल्यूट मारना है, 1 कहूंगा तो होठों पे रख देना। 2 के लिए क्या करते हो? 2 के लिए करते हो टेढ़ा वाला, ऐसे तिरछा वाले है, चीज कह रही है, चीज, इट्स अ टेकिंग सेल्फी। 3 के लिए क्या करते हो? 3 के लिए नाक खुजाते हो, है? सही है भाई, कोड लैंग्वेज है ये। बताओ, अब से हम इन्विजिलेशन करेंगे ना, सबके नाकों में मास्क लगवा दो मुंह में, कोई किसी को नहीं बता पाएगा। चलो ये वाला करो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, करो भाई। इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर श्रेया देना चाह रही है, ठीक है बेटा, लेकिन इसके बाद बच्चा आएगा यहाँ, ठीक है, मनन भी देना चाह रहा है। पहले अभी श्रेया को बुलाएंगे फिर मनन को बुलाएंगे, ठीक है? ओके, रेडी है सब लोगों ने? पढ़ लिया? क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन रेडियस ऑफ
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। मेरा मन है भव्य से पूछने का सबसे पहले, और भव्य का फोकस करवाया जाएगा कैमरा। भव्य पढ़ो, फिर सिंसियरली पढ़ो एक बार। देखो मेरा मानना क्या है, कुछ समय बचा है बेटा आप पेपरों के लिए, मेहनत से चीजों को समझ लो, क्वेश्चन के साथ साथ नॉलेज गेन कर लो, थ्योरी को अंडरस्टैंड कर लो। ये सही समय नहीं है अब कि आप दोबारा से सारी चीजों को लेकर बैठे रहो, ठीक है। आपको कॉम्पैक्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, लेबर नहीं बनना कि आप वो बोझा जो 1 साल का था वो ढोकर चलो। ये समय ऐसा आ गया है जहां तुम्हें स्मार्टनेस के साथ चलना होगा कि कैसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे थिंकिंग या अप्रोच होनी चाहिए हमारी। समझ में आ रहा है? तो एकदम मूक दर्शक बन के बस हंस के या फालतू बना करके नहीं होगा, ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। ये समय इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉपरली कर लो कि नहीं, सीखना है। तो अभी भी अगर खाली स्क्रीन को देख के हंस रहे हो या कमेंट बाजी कर रहे हो ना, कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो, क्वेश्चन करने शुरू कर दो। भव्य इसका आंसर बताने वाला है। वेलकम माय डियर भव्य। क्या है इसका आंसर बताओगे? हाँ, इसका आंसर सी है। आंसर सी है, इसका आंसर सी है। भव्य ने बोला इसका आंसर सी है। अब भव्य जरा पीछे फंसा हुआ है, श्रेया जल्दी इधर आओ और आकर ये माइक पकड़ो और बताओ आंसर क्या है। क्योंकि मुझे बात बताएं कि किस किस को लगता है इसका आंसर आता है, प्लीज रेज योर हैंड। इसका आंसर किस किस को आता है, रेज योर हैंड, जल्दी करो। आता 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 आता, बलराज को भी आता। ठीक है ठीक है ठीक है, बलराज बेटा बताओ एक बार। बी, बलराज को बी लगता है, और शायद डी 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 डी। किसी ने सी भी बोला, बी भी बोला, डी भी बोला। मैं बोल देता हूं ए हो गया, ए बी सी डी सारे हो गए ना। अब बताओ बेटा कौन सा सही आंसर है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्यों है बेटा ऐसा? सर क्योंकि हमें पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना। हाँ, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई बिल्कुल सही है, रीजन सही है। हाँ। बट ये गलत है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्शन एरिया भी इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना माना जाता है? 1 अपॉन, ये क्या लिख देंगे हम, पाई आर स्क्वायर। तो आर को बढ़ाने से ये रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, ऐसा कहना है उसका। लेकिन ये बात गलत है क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आंसर नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए इज फॉल्स, बस आर इज ट्रू, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो बोल रहे थे उन सभी के लिए क्या होना चाहिए? अप्लॉज होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है ठीक है। तो हमें इसका आंसर समझ में आ गया। ये लो, बोर्ड में आया क्वेश्चन है, 1 नंबर का है, गिव रीजन 5 मार्क्स। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते ही आ जाना चाहिए। जल्दी बताओ पोटेंशियल डिफरेंस के नाम। अरे बोलने में नहीं दिया, वेरी गुड, यस, ये तो हमें आता है। V इज इक्वल टू W अपॉन V इज इक्वल टू फॉर्मूले लर्न करने की एक छोटी सी बेस्ट टेक्निक है, जब आप फॉर्मूले लिख लेते हैं, अब तो उन्हें याद करना ही है, रटना ही है, तो उन्हें राइम बना के रटो, पोएम की राइम बनाकर रटो। जैसे हमने यहाँ रटा हुआ है वैसा तुम भी कर सकते हो। छोटी छोटी टिप्स हैं जो अपने स्टडी में आप इंक्लूड करो, ठीक है। मुझे बताओ, V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो उसने बोला पोटेंशियल डिफरेंस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज वर्क डन अपॉन चार्ज। वेरी गुड। अच्छा, क्या कह रहा है क्वेश्चन? कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है? जरा पढ़ो इसे, क्या कह रहा है इसे पढ़ो, और कौन इसका आंसर दे सकता है मुझे बताएं। यू आर मोस्ट वेलकम है। तुम्हारे को ये हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा पोडियम है, इसे जरूरत है किसी ऐसे बालक की या बालिका की जो इसका आंसर बता सके। प्लीज, विलिंग पर्सन्स आर ऑलवेज वेलकम। आंसर बताना नहीं है, आंसर आता है ये बताना है, ताकि स्टेज में आकर बताओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस शुड हैव
should have. Oh my God. काटा लगा, हाय लगा, हाँ 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 पर्दे की चीज। जल्दी बताओ क्या कर रहे हो? काटा नहीं लगा? ए क्या बोल रहे हो भाई? मैं भी बोल दूंगा ए। हाँ क्या है? ऑप्शन ए। ऐसे मत बोलो ए। हाँ बदतमीजी नहीं। ए ऑप्शन ए। व्हाट इज द ऑप्शन ए? हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखो खुद सोचो, एक वायर है, आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। इन्हें आता है। अब ये मत बोलना कमेंट में हमें भी आता है, तुम्हें भी आता है, लेकिन इट इज माई ड्यूटी, तुम हो चाहे ये हो, सबको बताना दोबारा से। जैसे एक वायर है, इससे अगर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, अब सोचो, मान लो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में चार्ज को एक्स्ट्रा वर्क जब करना पड़ेगा तो हमें क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा लॉस ऑफ एनर्जी। वो क्या होगी? हमें हीट की फॉर्म में डिसिपेट होती हुई वहां से मिलेगी। अब ये कब होगा? जब ए पॉइंट से बी पॉइंट में उसको जाने में दिक्कत हो, जब बाहर से बैटरी को या सोर्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े। तो ये बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उसकी लेंथ को, एरिया को भले ही कर लें, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है उसका जो कंपोजिशन है, जिसका वो बना है, उसे ही बदल दे। तो हम क्या करते हैं? हम उसकी रेजिस्टिविटी को बदलने में ज्यादा वो रखते हैं, अपना अप्रोच रखते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जिससे वो बना हुआ है। तो हाई रेजिस्टिविटी से क्या होगा? जब मैं डिफरेंट मेटल्स को मिला दूं तो अलॉय मिलती है। जैसे नाइक्रोम वायर, कौन सी वायर? नाइक्रोम वायर। या फिर इसकी जगह हम टंगस्टन भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? टंगस्टन। ये कुछ ऐसी अलॉय वायर्स होती है जिनकी हाई रेजिस्टिविटी होती है, और इसके साथ साथ ये जल्दी पिघलती भी नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इसीलिए बहुत ज्यादा रेड हो जाती है। पिघलती नहीं है, बहुत ज्यादा रेड हो जाती है। तो ये इनकी खासियत है। तभी हमें कैसा इफेक्ट देखने मिलेगा? हीटिंग इफेक्ट, मोर प्रोनाउंस्ड हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लीज इसे करो, क्वेश्चन को करो। हाँ बेटा बोलो, जल्दी से बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2 LED बल्ब 12 वॉट और 6 वॉट के आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 वॉट बल्ब इज 0.005 ए, फिर से ए बोल दिया, एम्पियर। द करंट दैट फ्लोज थ्रू 12 वोल्ट बल्ब इज। जल्दी से बताओ कौन बता सकता है इसका आंसर? पहले ये बताओ कौन बता सकता है इसका आंसर, ये बताओ। यस, संस्कृति है, कुणाल बताओ बेटा। शाहिद बताना चाहोगे? लो बेटा बताओ बेटा। सर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है बैगन। क्या कह रहा है ये सर? है आए कैसे लिखते हैं रे? ए बैगन क्या कह दिया है? सर सीरीज में तो करंट सेम होती है ना। शाहिद का कहना है सीरीज में करंट सेम होती है, तो भाई सर उस जितनी उसमें करंट है उतनी उसी में जाएगी। अच्छा ऐसा ही कह रहा है क्या ये? है कौन कौन शाहिद से सहमत है? प्लीज डोंट रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर वॉइस। वेरी गुड बेटा, सही बोले हो, वेरी गुड, सही बोले हो। तो ये आई बैगन नहीं, ये सही बोला। क्या बोला? सही बोला। यस, बहुत जेन्युइन और बहुत ही कॉमन। देखो तो बोर्ड में आया क्वेश्चन है बेटा, ये 2023 के बोर्ड में आया क्वेश्चन है। ये फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन पेपर टफ नहीं होता। आपकी इंग्लिश सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। अब इंग्लिश अच्छी है तो ये मत सोचो आई एम द सुपरस्टार, मेरे जैसा कोई नहीं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश। तो ये नहीं सोचना, आपको ये समझना जरूरी है कि साथ साथ सब्जेक्ट नॉलेज भी जरूरी है। तो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसका मतलब आप बहुत और अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सब्जेक्ट नॉलेज या फिर अपना कॉन्सेप्ट बढ़ाने की जरूरत है। तो इंग्लिश तो आप समझ गए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि सीरीज में भैया करंट बदलती नहीं है, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है ना। ठीक है, तो मैंने तब तक दूसरा क्वेश्चन चालू कर दिया है, ये कर रहे हैं। तब तक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है आपको ये लेक्चर? हाँ ठीक है, जैसा भी लग रहा है कमेंट सेक्शन में बाद में देख ही लूंगा। अभी
वापस से आते भाई, मुझे ये बताओ बेटा क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन? सर बी। बीबी? क्या बीबी? व्हाट इज दिस बीबी? 10वीं में है नहीं, बीबी बीबी चाहिए इनको, बेबी कौन सी, किसको चाहिए अल्ताफ बीबी? अच्छा ऑप्शन बी बोलो ना यार, कभी ए बोल रहे हो कभी बी बी बोल रहे हो, ऑप्शन ए। अच्छा क्यों टिक कर दिया अभी सबने? कौन कौन कहता है ऑप्शन ए? रेज योर हैंड। भाई तो अकेला है। ऑप्शन ध्यान दो, मैं क्या रहा हूं। कौन कौन कहता है ऑप्शन बी? बस संस्कृति, तुम्हें क्या लगता है? हाँ बेटा थोड़ा तेज बोलो तो। लो लो ऑप्शन डी। लो लो पकड़ लो, माइक को पकड़ के बोलो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और कोई कुछ कहना चाहता है? ऑप्शन डी। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ बोलो, क्यों खुश हो रहे हो? है अल्ताफ क्यों रो रहे हो बेटा? रो देगा, हंसता भी तो अननेसेसरी, हंसता भी तो रोना होता बेटा। दीपक कला, अबे यार इसको दीपक कलाल याद आ गया। तुम क्या करना चाह रहे हो? है कौन कह रहा था? यार भव्य यार, हद हो गई यार, हद हो गई यार, इन्हें दीपक कलाल याद आ गया। बच्चों चलो इधर ध्यान दो बेवकूफो, गधे एक नंबर के। अर्थ इज ग्रीन है, अर्थ इज ग्रीन। अरे ये होता है ग्रीन होता है, लाइफ इज ब्राउन, न्यूट्रल इज ब्लू एंड अर्थ इज ग्रीन है। नहीं सर नहीं है। तो कैसा होता है बताओ फिर? लाइफ इज रेड, न्यूट्रल इज ग्रीन, अर्थ इज ब्लैक। पक्का? हाँ? अबे यार ये तो बड़ा कंट्रोवर्शियल कर दिया तुमने बहुत। कौन कौन बोलता है बी और कौन कौन बोलता है डी? कौन कौन बोलता है ए? भव्य तो दीपक कलाल बोल रहा है क्या है यार? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अबे अब तो तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। सर नहीं ऐसे एक बार भाई ग्रीन होती है अर्थ वायर, अर्थ वायर ग्रीन ही होती है। सर नहीं सुनो सर, गलत मतलब अपना रिसेंट में चेंज भी कर दिया, इसके चक्कर से अलग है वो, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। कौन सा? ये जो ऑप्शन डी है ना वो नहीं कलर सर हाँ अब अलग है। अर्थ का ग्रीन है। मेरी बात सुनो, ध्यान दो इधर। हाँ याद रखना, अर्थ इज ग्रीन, अर्थ इज ग्रीन। तो अब यार ये अलग अलग बुक अलग अलग चीजें कहती है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन बहुत मुश्किल है आना, क्योंकि कलर कोड अब तुम्हारे उससे हट चुका है। बट यूजुअली जब भी हम पढ़ाते हैं इसको अर्थ इज ग्रीन ही कहते हैं, अर्थ इज ग्रीन। तो आपको याद रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने ध्यान देना है। तो हमारे लिए क्या है? अर्थ इज ग्रीन। तो लाइफ इज ब्राउन, न्यूट्रल इज ब्लू एंड अर्थ इज ग्रीन। हो सकता है अभी यहाँ पे भी इसकी बात चल रही है, लाइफ इज रेड, न्यूट्रल इज ग्रीन एंड अर्थ इज ब्लैक, है ना? वही मैं बोल रहा हूं। तो माइट बी देयर मे बी चांसेस कि इसमें कुछ वेरिएशन आए। अगर आएगा तो आप भी चिंता मत कीजिए, अपडेट कर देंगे, ठीक है? तो अभी के लिए अगर हम आगे बढ़े और सहमति रखें तो अर्थ क्या होती है? ग्रीन। ध्यान देना इस बार, ठीक है? अर्थ तभी तो देखो, उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस में अलग कर रखा है, अर्थ इज ब्लैक, अर्थ इज ब्लैक, अर्थ इज ब्लू, ठीक है? चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स ऑप्शन शी। Who is she? सर ऑप्शन सी। ओके ओके, मेरे को लगा शी की बात कर रहे हो। सी, ओके ओके। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान दो। जो व्यक्ति पेपर बना रहा है सामने से प्रिंट होकर आ रहा है, वो भी कितना ध्यान दे रहा है, किस चीज का ध्यान दे रहा है। देखो ये एग्जैक्ट कटआउट है एग्जाम पेपर का। यहाँ नोट पे देखो आप क्या कर रखा है उन्होंने, बोल्ड कर रखा है। उन्हें पता है कुछ ऐसे अभी भी आंख देखते हुए भी, आंखें खुली आंखों से भी अंधे होंगे जो उसको नोट को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आप फिर बाद में आप क्लेम क्या करोगे? नहीं 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 नहीं, नोट तो था ही नहीं, नोट तो था ही नहीं। तो उन्होंने सामने से करा है। भाई मेरे, मैं भी चाहता हूँ तेरे नंबर आ जाए, मैं नहीं चाहता कि तेरे नंबर ना। तो कोई भी क्वेश्चन इसलिए नहीं बना होता है कि बच्चा सॉल्व भी ना कर पाए, है ना? हाँ तो ये बोर्ड का पेपर है एग्जैक्ट।
तो उन्होंने भी नोट को क्या करा, इधर पे बोल्ड करा। आंसर क्या है? सी, ऑप्शन सी। क्यों? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्या इसमें कहीं भी शेप का जिक्र हुआ है? नहीं। मटेरियल से हम रेजिस्टिविटी की बात करना चाह रहे हैं। लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। आई मेरी बात समझ में? तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी। यस प्लीज, अनदर क्वेश्चन, बोर्ड्स का क्वेश्चन प्लीज बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कौन बताएगा इसका आंसर? यस सारिका, लो बेटा सारिका तक माइक पहुंचाओ। सारिका बताएगी हमें इसका आंसर। सारिका बताओ बेटा, बताओ बेटा सारिका, क्या होगा इसका आंसर? हाँ हाँ, रुक जाओ, सारिका को भी सोचते दो। हाँ, ऑप्शन मारो, तुक्का मारो, कोई घूम फिर के तुक्का ही मारता आदमी। सर सी। सी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो लाओ इधर पे, इसको आगे को भेज दो, यहीं कहीं रोक दो। बेटा तुम ध्यान देना ना कि वो माइक के आसपास बोलो ना कुछ। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यूजुअली हमारे पास दो तरह की करंट होती है, एक होती है अल्टरनेट करंट, एक होती है डायरेक्ट करंट। मैंने इसके बारे में पहले भी जिक्र करा है, बट एसी आपके यहाँ इतनी ज्यादा नहीं होती। आपकी उसमें एसी उतनी नहीं है। एसी आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, लेकिन आपको एसी के बारे में पता होना चाहिए। जो भी हम यहाँ अप्लायंसेस में यूज कर रहे हैं दैट इज डीसी करंट। जो सर्किट में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सेल, बैटरी, ये सब बनाकर देते हैं हमें, ये कैसी से बनाकर देते हैं करंट? डायरेक्ट करंट, डीसी करंट। जो एसी है, एसी अल्टरनेट करंट, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा तो मैं भी बताऊंगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि जब ये ट्रेवल करती है तो इट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन, फॉर अस, हमारे लिए डेंजरस होती है। तो फिर भी इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। रीजन है ये, एट हाई वोल्टेज द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इज लेस। ये जो डीसी करंट, एसी करंट को यूज करने का रीजन है ये इसलिए है, जो एनर्जी ट्रांसमिशन करते वक्त जो एनर्जी लॉस है वो बहुत कम होता है। एनर्जी लॉस ट्रांसमिशन के वक्त बहुत कम होता है, इसीलिए हम एसी का इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू डीसी। हम चाहते हैं जो एनर्जी हम यहां से भेज रहे हैं वो प्रॉपर पहुंचे हर एक प्लेस तक, इसलिए हम एसी का इस्तेमाल करते हैं। अल्टरनेट करंट का इस्तेमाल इसीलिए करा जाता है। ठीक है, आ गया समझ में सभी को? कुछ नया सीखा? चलो ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो यहां से कुछ हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए जो हमें करने होंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा पढ़िए प्लीज। एनलाइटन अस, हम सभी को एनलाइट कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए और करिए। और जो इच्छुक है वो यहाँ बोर्ड में आकर करेगा। अभी सबसे पहले, अच्छा इच्छुक कौन है? कौन है? कुणाल, ठीक है, कुणाल को बुलाएंगे। ओके चलो, अच्छा कुणाल पहले कॉपी में करना चाहता है, ठीक है, कुणाल को पहले कॉपी में करने देते हैं। ओके, कुणाल से पहले भव्य कर लेगा तो भव्य को बुला लेंगे, ठीक है। ओके आ जाओ फिर, उसके पहले तुम आ जाओ। भव्य नहीं हुआ उसका, तुम करो। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, पढ़ाई को पढ़ाई के तौर से लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ लो। हंसी मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, समझ में आया? करो। क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट विल हैपन इफ एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ रेटिंग 3 किलोवाट 220 वोल्ट इज ऑपरेटेड इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट 220 वोल्ट का दैट हैज अ करंट रेटिंग ऑफ 10 एम्पियर। बताओ। हाँ देखो बेटा, बहुत सिंपल, ये बॉडी का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको समझने की जरूरत है कि ये कहना क्या चाह रहा है। आपको उसने क्या दे दी है? पावर दी है। कितने दी है? 3 किलो वॉट, यानी कि 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 वॉट। उसने आपको वोल्टेज दे दी, कितनी दे दी बेटा? 220 वोल्ट दे दी। अब आपसे क्या कह रहा है? उसने बोला कि क्या होगा अगर मैं उसको 10 एम्पियर की करंट में इस्तेमाल करूं, 10 एम्पियर की करंट में इस्तेमाल करूं।
तो आप पहले ये देख लीजिए कि जो ये इलेक्ट्रिक अवन है उसकी पावर और उसकी वोल्टेज की रेटिंग आपको दे रखी है, तो ये कितनी करंट झेल सकता है। तो आप यहां से पहले आई निकाल दीजिए, क्वेश्चन मार्क। तो आई कैसे निकलेगा, आई निकालने का तरीका, आप एग्जैक्ट तरीका कैसे है करने का इसका। तो आप पहले क्या करेंगे, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, आप यहां से आई निकालेंगे, कितनी करंट ये इलेक्ट्रिक अवन क्या कर सकता है, झेल सकता है। आपने क्या करा, 3 इंटू 10 टू द पावर 3, या फिर मैं बोलूं सीधा आपने करा 3000 लिख लिया इसको, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहां नीचे लिख लिया 220 कट गया। अब ये कितना आएगा, हाँ 13.6 एम्पियर, कितनी 13.6 एम्पियर, 13.6 एम्पियर, 13.6 एम्पियर है। सही करा है, कैलकुलेट नहीं करा है, सही है। 22 सिकम 22, 8 आया, 8 80 और 3 टू 66। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये देखो कितनी आई, 13.6 एम्पियर की करंट आ रखी है। अब अगर मान लो हम इसको क्या करते हैं, 10 एम्पियर की करंट के साथ भेज देते हैं। अगर सोचो ये करंट का अमाउंट ज्यादा होता है इससे, कहने का मतलब है कि वो केवल 13.6 एम्पियर की करंट को झेल सकता है, ठीक है, लेकिन हमने 13.6 एम्पियर से ज्यादा की करंट दे दी, तो क्या होता, फ्यूज उड़ जाता। क्या उड़ता, फ्यूज उड़ जाता। इसलिए उड़ जाता क्योंकि वो सेफ करंट नहीं है इसके लिए अवन के लिए। लेकिन अगर मैं उससे कम की भेज रहा हूं तो क्या होगा, अच्छे से वर्क करेगा। समझ में आया, नीडेड होनी चाहिए, वो वर्क करेगा। अब अगर मान लीजिए कि फ्यूज भी नहीं होता वहां, तो क्या होता, पूरी वायर्स या पूरा वायर भी क्या, ये पूरा अवन क्या कर जाता है, इसकी वायर्स क्या हो जाती, पूरी शॉर्ट सर्किट हो जाती। क्यों हो जाती, क्योंकि मेल्ट कर जाती। मेल्ट करने से बर्निंग का केस बन सकता था और वो आग हो सकता था स्प्रेड आउट हो जाए। भाई मेरी बात समझ में, ऐसे आपको अपने आंसर को क्या करना है बेटा, रिप्रेजेंट करना। आपको समझना है वो क्या कर रहा है, उसने बस वैल्यूज दे दी, आपको समझना है। जितना ज्यादा आप अपना IQ लेवल खोल के रखेंगे, उस समय करते वक्त दिमाग खोल कर रखेंगे, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन में है ही नहीं वरना कुछ ऐसा। क्या था इसमें बताओ, 3 किलोवाट दे रखा है, 220 वोल्ट की वोल्टेज दे रखी है, कुछ है क्या स्पेशलिस्ट में ऐसा, नहीं। आपको बस ये देखना है कि क्या अप्लायंस की करंट और जितना वो झेल सकता है उससे ज्यादा हम दे रहे हैं कि उससे कम हम दे रहे हैं। समझ में आई मेरी बात। अच्छा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, और में दिया है, देखो या तो ये कर लो या ये कर लो। हम पहले ऊपर वाला करेंगे, ये वाला क्वेश्चन शायद करा भी हो आपने, करवाया है मैंने आपको ये क्वेश्चन, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कह रहा है शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 9 ohm. Also justify your answer. हमने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। करो बेटा, ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच सिखाई थी बेटा, अल्ताफ कुछ याद है कैसे अप्रोच सिखाई थी, हाँ भूल गया या पढ़ ले रहा है। श्रीनाथ हो जाएगा ये क्वेश्चन बेटा, करो। क्या करना है, हमें 6 ओम के 3 रजिस्टर दिए हुए हैं। 6 ओम के, कितने ओम के, 6 ओम के 3 रजिस्टर से दिए हुए हैं। 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, आगे बढ़ के 3 रजिस्टर, तीनों ही 6 ओम के दिए हुए हैं। अब ये 6 ओम के रजिस्टर्स को आपने कुछ इस तरीके से अरेंज करना है, कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि वो कितना बन जाए उसका नेट 9 ओम। काशीनाथ बताएगा इसका आंसर। क्या करना चाहिए बेटा, माइक पहुंचाओ काशीनाथ तक, बताओ बेटा। सर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में रखना है, फिर एक सीरीज में। 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल रख देते हैं, 1 रेजिस्टेंस को सीरीज सीरीज में। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन होगा, तुम ही पहले अगर कोशिश करना देने की जवाब, वरना किसी और के हाथ पकड़ा देंगे। मैं क्वेश्चन कहता है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं रेजिस्टर्स को सीरीज में रखूं, तीनों रेजिस्टर्स को, और तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में रखूं, रेजिस्टर्स को पैरेलल में रखने में और सीरीज में रखने में फर्क क्या है, कब मुझे सबसे नेट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा मिलेगा और कब मुझे नेट रेजिस्टेंस सबसे कम मिलेगा।
सर सीरीज में सीरीज में रखने में क्या होगा, ज्यादा होगा, नेट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और पैरेलल में रखने में कम होगा। ऐसा क्यों? सर वो डायरेक्ट ऐड होते हैं उसमें 1/। हाँ, यस एग्जैक्टली, प्लीज याद रखना, जब हम सीरीज में लिखते हैं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, प्लस करते हैं नहीं करते बेटा? यस सर। और जब हम पैरेलल में रखते हैं तो हम रेसिप्रोकल में रखते हैं, 1/r पैरेलल, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, समझ में आया? तो अभी हमें कुछ नहीं करना, जैसे श्रीनाथ ने बोला, नहीं काशीनाथ ने बोला कि पहले क्या करेंगे, 2 को पैरेलल कर देंगे। हमें अगर सोचो 6 ओम के 3 रजिस्टर दिए हैं, 9 ओम बनाना है, तीनों को सीरीज में रख दूंगा तो क्या आ जाएगा, 6 12 18, टोटल 18 हो जाएगा। होगा नहीं होगा तीनों को प्लस करने में? 18 तो चाहिए ही नहीं, हमें तो 9 चाहिए, लेकिन हमें 6 से ज्यादा भी चाहिए और टोटल से कम भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ मिक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो मिक्स कॉम्बिनेशन ये कहता है कि अगर हम 2 को पैरेलल कर दें, ये 6 दोनों सेम, तो ये 2/6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/6। तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। मैंने कितने बार बोला है, हम जब भी पैरेलल का निकालते हैं तो लास्ट में पैरेलल को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 3 आ जाएगा। तो ये दोनों का नेट रेजिस्टेंस 3। फिर इसके साथ हमें क्या करना है, एक और सीरीज में जोड़ देना है, वो भी कितने का होगा, 6 ओम का होगा। कितने ओम का होगा, 6 ओम का होगा। तो ये 3 ये 6 मिल गया, कितना बना, 9 ओम। ये नेट कितने का बन गया, 9 ओम का बन गया। तो हमें यही क्वेश्चन का ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन करना है अपने वहां। हम बोलेंगे कि टू मेक a 9 ohm resistance, to make a 9 ohm resistor, we will connect 2 of the 6 ohm resistors in parallel. Then the combination will be connected in series with the another 6 ohm resistor. Net resistance of the combination of these resistors will be equal to 6 ohm. Mathematically आप आंसर को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। फिर उसके बाद हम मैथमेटिकली आंसर को क्या करेंगे बेटा, प्रूफ करेंगे। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया कि नहीं? यस सर। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना है, जब भी पैरेलल में हम रेजिस्टर्स को जोड़ दें तो नेट जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा कम मिलेगा, और जब भी हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ देते हैं तो जो नेट रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है पूरे रेजिस्टर्स का, वो मैक्सिमम मिलता है। समझ में आया? चलो ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा एक था क्या, अच्छा और भी तो था। हाँ, और में क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इन द रजिस्टर 2 ओम। 2 ओम के रजिस्टर में हमें पावर कंज्यूम्ड बतानी है। क्या बतानी है, पावर कंज्यूम्ड बतानी है। तो बताओ बेटा कैसे बताएंगे पावर कंज्यूम्ड? सर पहले V = IR से करंट आ जाएगी। माइक पर पहुंचाओ कुणाल तक, बताओ बेटा। सर पहले V = IR से करंट आ जाएगी, क्यों? पहले मतलब जो रजिस्टर है नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। वोल्ट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, मतलब वोल्ट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, तो हम उससे करंट कहाँ दिए रहेंगे, करंट निकाल लेंगे। वोल्ट रेजिस्टेंस से वोल्ट है, V = IR होता है, करंट लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे, वहां से करंट आ जाएगी 2 एम्पियर की। फिर है। पावर का फॉर्मूला होता है P = I²R। हाँ। तो करंट हमारी आ गई 2 एम्पियर की, 2 का स्क्वायर 4, और हमें वो 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में लगानी है, तो 4 × 2 8 वॉट। 8 वॉट। क्या सही बोला गलत बोला? सही बोला गलत बोला? अनुष्का तक माइक पहुंचाओ, अनुष्का कुछ कहना चाह रही है। अनुष्का का क्या हुआ, अनुष्का क्या करा? सर मैंने P = VI लगा के 18 निकाल दिया। P = VI लगा के 18 निकाल दिया, कैसे? ओके, इससे पूरे सिस्टम पूरे की निकाल दी क्या पावर? पता नहीं, बस निकल तो गया। ऑब्वियसली तूने V × I करा है ना? नहीं, क्या I कैसे निकाल दी तूने 3 एम्पियर की? V = IR, उससे I निकाल दी, V/R। V = IR लगाया, हाँ, इससे I निकाल दी। तो I तेरा निकला V/R से, यानी कि 6/R क्या लिया? 2। अच्छा, खाली ये ले लिया। हाँ। देख बेटा, चलो कोई नहीं, वेरी गुड, हमें पता तो चलना चाहिए। यहाँ ध्यान दो भाई, तो ढीला है क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या हो गया? सुन नहीं रहा, सुनने नहीं दे रहा है सबको। कमेंट्री करने थोड़ी बुलाया यार,
तो फिर क्या कर रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये क्वेश्चन किसके लिए है? वो तो ठीक है, बगल वाला नहीं सुन रहा है ना यार, दिल तोड़ देते हो तुम फिर ऐसा करके। ध्यान दो इधर, ये डिस्कशन जो चल रहा है ये समझने के लिए चल रहा है। यहां करंट एक स्टूडेंट ने 3 एम्पियर की निकाल दी। कैसे निकाली? उसने 3 एम्पियर निकाल ली ना। कैसे निकाली? देखो, जो यहाँ वोल्टेज दी है उसने 6 वोल्ट तो रखी इधर, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस केवल 2 ओम रखा। सही करा गलत करा? गलत कर दिया। क्या कर दिया? गलत कर दिया। गलत कैसे करा समझो उसको। ये जो वोल्टेज है ये पूरे सर्किट में दी गई है। ये जो यहाँ वोल्टेज दे रखी है, अगर मैं इसको मिटा दूं अभी, ये पूरा हम दोबारा से मिटा के सिर्फ इस क्वेश्चन पे ध्यान दें, नीचे वाले पे, वाला तो लिख लिया होगा। ये 6 वोल्ट की जो वोल्टेज हमने इस बैटरी से प्रोवाइड करी है, ये इस पूरे सर्किट में करी है। तो जो करंट निकलेगी इस वोल्टेज से वो पूरे सर्किट की निकलेगी। और पूरे सर्किट की अगर हमें करंट निकालनी है तो पूरे सर्किट का हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ये वोल्टेज केवल 2 ओम के रजिस्टर में नहीं गई है, ये केवल 2 ओम के रजिस्टर में गई होती तो उसी की करंट आती केवल। लेकिन यह जो वोल्टेज हमने प्रोवाइड करी है ये इस पूरे सर्किट की है। तो इस पूरे सर्किट का हमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि कुणाल ने जैसे बताया। क्या निकाला? 3 ओम। कितना ओम? 3 ओम। कैसे निकला बेटा 3 ओम? हमें समझना है। दोनों रजिस्टर्स किस में है? सीरीज में है। सीरीज में हो तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। अब इस सर्किट को मैं रिड्यूस करूं तो वो एक सिंपल सा ऐसे रजिस्टर बना सकते हैं। यहाँ पे को हम ऐसे बैटरी का अरेंजमेंट बना सकते हैं, और ये प्लस ये माइनस, ये कितना हो गया? 3 ओम। ये कितना ओम हो गया? 3 ओम। ये बैटरी कितने की? 6 वोल्ट की। करंट निकालनी है तो I = V/R। कितना हो जाएगा? 6/3 कितने एम्पियर? अब ये जो करंट यहां से निकली ये कितने एम्पियर की है बेटा? 2 एम्पियर की। कितने एम्पियर की है? 2 एम्पियर की। सीरीज में है, सीरीज में क्या करंट बटेगी वोल्टेज बटेगी? वोल्टेज बटेगी। तो करंट 2 एम्पियर, यहां पे भी करंट गई। अब हमें इसकी पावर निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। अब पावर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था P = क्या लगा दोगे? I²R। हमारे पास कितने फॉर्मूले? 3 में से जो सूटेबल है लगा दो। यहाँ करंट सेम है, करंट हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस हमें पता ही है। करंट है 2 एम्पियर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो देखो 4 × 2 = कितना वॉट? 8 वॉट। आई मेरी बात समझ में? तो ऐसे ये डिस्कशन बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं किसी को पोक नहीं करना चाह रहा हूं यहाँ, या किसी को जबरदस्ती आंसर नहीं बुलवाना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं सब बच्चे अपने व्यूज शेयर करें। ये बातें हमारे बीच में ही रहेंगी, ये बातें हमारे बीच में रहेंगी। जब तक हम समझेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं अपनी गलती से, तब तक फायदा नहीं है। तो हमने एक बहुत अच्छा तरीके से एग्जाम्पल से अभी समझा कि वो आंसर क्यों नहीं है जो उसने 18 वॉट निकाली थी। ऐसे किसी और का भी आ रहा है इस कॉन्सेप्ट के अलावा, अगर उसने कोई और कॉन्सेप्ट लगा लिया है तो मुझसे पूछे, अभी के अभी क्लियर कर लेंगे। क्योंकि हम ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं तभी तो हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं। अरे क्यों नहीं आ रहे नंबर? पढ़ाई तो हो रही है, ऐसे थोड़ी है कि नहीं हो रही है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्वेश्चन है क्यों नहीं आ रहे हैं नंबर। नंबर ना आने का कारण है कभी कभी हम थोड़ा भटक जाते हैं, हम गलत चीजें गलत कॉन्सेप्ट को लगा लेते हैं, वो समझना ज्यादा जरूरी है। आई मेरी बात समझ में? बुरा मानना नहीं है, समझना है, माहौल को समझना है, ठीक है, चीजों को समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ो जरा। ये क्वेश्चन कौन करेगा? ये क्वेश्चन कौन करेगा? ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से पहले आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें, समझें और बताएं कौन करेगा ये क्वेश्चन। देखे जरा किस पे कितना है दम। कर दे, दंगल कर दे आज क्लास में। है? आ जाओ 2 लोग। कौन लड़ेंगे? कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? क्वेश्चन समझते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है, बात समझिए। एन एक्सपेरिमेंट वाज सेट अप विद द सर्किट डायग्राम एज शोन बिलो। यहां दे रखा है
जिसमें रेजिस्टेंस R1 हमें दे रखा है 4 ओम का, R2 हमें दे रखा है 8 ओम का, R3 बेटा हमें दे रखा है 8 ओम का, और ये जो R दे रखा है हमें ये 18 ओम का दे रखा है। वोल्टेज हमें 40 वोल्ट दे रखी है, की क्लोज्ड है, इसका मतलब है ऑन है, मतलब की ऑन है का मतलब क्या है, सर्किट क्लोज है तो करंट फ्लो कर रही है। क्वेश्चन सेज व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। बी और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बताओ। हाँ कितना है? 2 ओम। हाँ ठीक है 2 ओम आया, कैसा है? सर उनमें R इक्विवेलेंट। हाँ ये बी और सी पॉइंट में हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग ऐसे कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स के। ठीक है आई बात समझ में। अभी जो रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन रखे इसमें एक 4 ओम है, 8 ओम है और ये भी 8 ओम है। हम क्या करेंगे 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8। इसको भी 8 बना देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 8, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, सेम बेस तो ऊपर सब साथ में ऐड हो जाते हैं ना, कर दिए 2 3 4, 4/8 1/2। मैंने बोला पैरेलल जब भी निकालते तो लास्ट में आंसर को क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। तो 2 ओम इसका आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? लो ये करो, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत है। हाँ ऑप्शन डी। बलराज तक माइक पहुंचाओ। ऑप्शन डी क्यों बेटा? सर ऑप्शन डी इसलिए होगा क्योंकि जो R1, R2 और R3 है वो स्मॉल r के साथ सीरीज में है और बाकी वो तीनों जो है वो पैरेलल में है, तो उनका के साथ सीरीज में है। सीरीज अच्छा, में हाँ, है। ये इस पूरे के साथ किस में है? सीरीज में है, और ये आपस में पैरेलल में है। ये हमें पता है 2 ओम। तो अगर मैं सर्किट को रिड्यूस कर दूं, ऊपर सिर्फ ऐसे लिखकर 2 ओम लिख दूं ये अरेंजमेंट की जगह, और यहाँ पे कोई एक और रजिस्टर लगा दूं बाकी तो खैर ये एज फॉलोइंग होता रहेगा। तो अब ये दोनों आपस में किस में है? सीरीज में, क्योंकि यहां से जो देखो इनको पता है, मैं आपको भी बता दूं, हमें कितने बार कंफ्यूजन होता है सीरीज और पैरेलल ढूंढने में। सीरीज और पैरेलल ढूंढने का तरीका क्या है? आपको कुछ नहीं करना, सेल से या बैटरी से करंट को भेजो। आपने मान ली करंट गई आई, यहां से आई गई, इससे भी आई फ्लो हुई, ठीक है। यहां जाने के बाद इधर गई, इस पॉइंट पर ये 3 हिस्सों में बढ़ गई। जहां अब क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन बढ़ता है? करंट बढ़ती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बढ़ती है? करंट बढ़ती है। तो यहां से करंट बढ़ गई, इसका मतलब ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल। कहां तक पैरेलल में होगा? जब तक ये तीनों आपस में मिल ना जाए। अब ये गई, इससे पास हुई, तो मान लो यहां से I1 करंट गई, इससे I2 गई और इससे I3 गई, और ये तीनों का सम किसके बराबर है? I के बराबर है। यही तो कहेंगे। I कितने हिस्सों में बढ़ गई? 3 हिस्सों में बढ़ गई। तीनों हिस्सों में बढ़ने के बाद इससे फ्लो करके C पॉइंट पे वापस से मिल गई। तो ये तीनों आपस में कैसे है? पैरेलल। ये तीनों आपस में कैसे है? पैरेलल। तीनों कैसे हैं आपस में? पैरेलल है कि नहीं है? क्यों है? ऊपर नीचे है। हाँ ऊपर नीचे है। ये R1, ये R2, ये R3, ये R4, ये R5, ये R3, R1 से लेके R5 तक किस में? सीरीज कॉम्बिनेशन में। बेटा अल्ताफ को दो तो जरा माइक, और अल्ताफ पे थोड़ा कैमरा फोकस करवाता है। इसको बाहर भेजो जरा, इधर आ जा मेरी जान, आजा। We have a very important person from New York, please यार, NYC United, oh my God, New York City, please मुझे बता, तूने बोला R1, R2, R3 पे, पहले तो बातों में लगा था, नहीं माइक में बोलना, वहां तक आवाज जानी चाहिए, पूरी दुनिया सुन रही है, बोल क्या बोलूं बोलूं क्या? ये तीनों किसमें है? पैरेलल है। क्यों?
एक के नीचे एक है। यही तो तूने कॉन्सेप्ट बताया अभी। हाँ मुझे बता R1 R2 R3 R4 R5 एक के नीचे एक है, हाँ क्या ये पैरेलल है? हाँ दिख तो रहे हैं। बस यही गलती हमें नहीं करनी, बस यही छोटी सी जो हम गलती कर रहे हैं नहीं करनी। अल्ताफ नादान है, बोलो बेटा। नादान है। नादान है इसलिए नादान है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट गलत लगा रहा है। मैं ये नहीं चाहूंगा मेरे भाई को कोई भी कुछ कहे, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बना है नादानी ना करने का, है ना? बोलो चीज। यस देखो क्या है, उसने अपने तरीके से अपने लेवल में सही सोचा। क्या सोचा हम दोबारा देखते हैं। एक के नीचे एक रखे हैं तो पैरेलल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने यहां पे भी तो एक के नीचे एक पैरेलल कर दिया, लेकिन देखो अल्ताफ, अगर मैं यहां से करंट को भेजता हूं, कौन सा कलर लूं? ब्लू। अब मैंने यहां से करंट को भेजा तो ये करंट इस पे फ्लो करी R1 में, नीचे आई R2 में भी फ्लो करी, फिर R3 में, फिर R4 में, फिर R5 में। क्या सब में करंट बराबर गई? करंट बराबर गई है बेटा, ये सीरीज में है सब। किसमें है ये? सीरीज में है। माइक में बोल, वहां तक आवाज। सीरीज में है। हाँ, क्यों है सीरीज में? क्योंकि करंट करंट बराबर गई है। अगर यहां देखें तो यहां से तो आई, बी पॉइंट में क्या हुआ? करंट तीन बट हिस्सों में बट गया, डिवाइड। हाँ है ना? हाँ। तो तीनों हिस्सों में बटने का मतलब क्या है कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। पैरेलल। पैरेलल। हाँ ये समझ तो गया यार, सर। पर वो दादाजी के ढीले नाड़े से भी बड़ा ढीला निकला है। अरे यार ये क्या हाँ, है यार भाई यार हद हो गई यार, हद हो गई। क्या कर रहा है ये? किसमें है? सर पैरेलल में। क्यों है बेटा पैरेलल? सर करंट बट रही है यहाँ। हाँ, इस पॉइंट पे आकर तीन हिस्सों में बढ़ गई। हाँ। इधर क्या बटी? नहीं। नहीं बटी। समझ में आया? हाँ ठीक है, अब वहां बोल दे, लव यू बोल दे। लव यू। ओके बाय बाय। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। देखो देखो ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास आने चाहिए ताकि हम समझे। देखो हंसी हंसी में, खुशी खुशी में अगर हम अगर डिस्कस कर ले रहे कॉन्सेप्ट्स को, जैसे भव्य है, इतना प्यारा कमेंट्रेटर है कि इसने नवजोत सिंह सिद्धू को बदलना है, उसको रिप्लेस करना है, यही देगा। केवल क्रिकेट नहीं, जितने भी मैचेस कुछ भी हो, ये तो यहाँ टीचर के सामने कमेंट्री कर रहा होता है, तो मैचेस तो छोटी बात है? तो थोड़ी देर बाद मैं चाहूंगा भव्य को भी मैं इंक्लूड करूं मेरे साथ कन्वर्सेशन में। ये थोड़ा शर्मिला है, ये मुझे पता है, स्टेज के सामने तो नहीं आएगा, कैमरा इस तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो देखो अल्ताफ ने कितनी मदद करी हमें कॉन्सेप्ट को समझने में, तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। हमें ध्यान देना करंट बट रही है कि नहीं बट रही है। अब जैसे बलराज ने कहा ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि अगर यहां से करंट फ्लो होगी तो इन दोनों में सेम अमाउंट की करंट जाएगी। 18 2 20, तो कितना हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 20 ओम। आया बेटा समझ में? क्या एनर्जी मेंटेन्ड है सबकी? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको पूरा पढ़ना नहीं है। और अचानक कुणाल की तरह बीच में रोना भी नहीं है। ओके सर। आंसर तभी दे जब पूछा जाए, वरना ना दे। आंसर तभी दे जब पूछा जाए, वरना ना दे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट आई? देख करंट की वैल्यू पूछ दी है। वैल्यू कोई मुझे तोलेगा आप, मुझे नापेगा आप? नापो, लेकिन फिर भी बताओ। अच्छा मुझे बताओ, नापने से याद आया, करंट को किससे मेजर करते हैं? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? एमीटर। जोर से बोलो। एमीटर। यस, मुझे लगा अभी कहीं ना बोलो जय माता दी है, तो वही एमीटर। एमीटर। और वोल्टेज को किससे नापते हैं? वोल्टमीटर। साथ पे बोलो। वोल्टमीटर। साथ पे बोलो। वोल्टमीटर। यस, वोल्टमीटर। ठीक है, ध्यान देना है। अच्छा मुझे ये बताओ, करंट की प्रेजेंस किससे नापते हैं? गैल्वेनोमीटर। क्यों, लिमिटेड होगी थी क्या नॉलेज? अब तो पता चल गया सबको। करंट की प्रेजेंस कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापी जाती है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से बेटा। गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस है, वो प्रेजेंस बताता है, थोड़ी सी भी करंट होगी तो बता देगा। एमीटर वहां फेल हो जाता है। एमीटर करंट की वैल्यू बता सकता है, प्रेजेंस ऑफ करंट बताना उसके लिए थोड़ा टफ होगा। तो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो प्लीज डू द फेवर, डू द क्वेश्चन एंड लेट मी ड्रिंक सम वाटर। अच्छा, आई की वैल्यू बताए। अब देखो जरा, ये जो आई है ये पूरे सर्किट की करंट है कि नहीं है? yes, देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त हमें थोड़ा ध्यान देना होता है कि कौन से सर्किट की वैल्यू है, क्या है, कितनी है, कितनी नहीं है।
ये पूरे सर्किट की करंट है। तो हमें अगर आई निकालना है तो हमें पूरे सर्किट का क्या चाहिए, रेजिस्टेंस, और हमें पूरे सर्किट की क्या चाहिए, वोल्टेज। हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकाल चुके हैं? यस सर। कितना निकाला है? 20 ओम। पूरे सर्किट की वोल्टेज कितनी है? 40 वोल्ट। करंट निकालनी है तो V अपॉन R, 40/20 कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। तो कितनी है इसकी सर्किट की करंट? 2 एम्पियर है। आई समझ में? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? यस सर। अच्छा, ये बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस R1? R1 से कितनी करंट पास हो रही है मुझे बताएं। R1 से कितनी करंट पास हो रही है मुझे बताएं जल्दी से। अरे कौन सा करंट निकालना है ना, करंट डिविजिबिलिटी रूल लगाओ। क्या ऑप्शन? क्यों, कितनी आ रही है? कैसे? 4 ओम का, हाँ चलिए 4 ओम का है तो, अरे भाई यार ये रजिस्टर यहाँ पे रखा है ना यार, सीरीज में बटता है तो इसका कुछ होगा और इस पूरे का कुछ होगा। कैसे बेवकूफी कर रहे हो, क्या हरकत है भैया? कितने बार सिखा, ये और ये पूरा किसमें आपस में? सीरीज में। किसमें है? तो इस पे और इस पे अलग अलग वोल्टेज होगी नहीं होगी? होगी। हमें इससे फ्लो होने वाली करंट पता है? यस सर। कितनी है करंट? 2 एम्पियर। हमें इसका रेजिस्टेंस पता है? यस सर। कितना है रेजिस्टेंस? 18। तो मुझे ये बताओ इसकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी? ओम्स लॉ लगा दो ना, V = IR। आई कितना? 2, ये 18, 18 दूनी 36 वोल्ट। ये तो अकेला 36 वोल्ट खींच रहा है। कितने का है ये? 40। कितने का है ये? 40। ये कितना है? 36। बचा कितना? 4 वोल्ट। तो इस पूरे का कितना वोल्टेज है? 4। ये आपस में कैसे है? पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? नहीं बढ़ती। तो हर रजिस्टर का कितना वोल्ट हो जाएगा? 4 वोल्ट। इस पे रेजिस्टेंस कितना है? 4। रेजिस्टेंस 4 ओम और वोल्टेज कितनी? 4 की। तो करंट कितना हो जाएगा? I = V अपॉन R। तो 4 बटे कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। अब बचा कितना? 1। वो 1 एम्पियर इन दोनों को बढ़ जाएगा। दोनों 8 ओम के हैं तो 0.5 सीधे निकाल ली। तो बेसिक है ये तो, ठीक है। ये बताओ द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस रजिस्टर R। इस R रजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेट होगी बताओ। डी कैसे? P = क्या लगाया? I²। यही लगा लो। अब तो तुम कुछ भी लगा सकते हो, R भी पता, I भी पता, V भी पता है, तुम V × I भी लगा सकते हो। 72 है 36 गुणा 2 72 कितना आ जाएगा? 72 वोल्ट। 144 नहीं है, 72। ये बताओ एंड, अच्छा करो इसको, क्या दे रहा है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय वाटर इन 4 आवर? बताओ बेटा, इस क्वेश्चन को बताओ। बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन। देखो मैं आपको भी बताना चाहूंगा, ये तो कर रहे हैं हम ना क्वेश्चन, तब तक हम आपस में डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। इसमें एक और मॉडिफाइड क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन होता है कि रेफ्रिजरेटर की रेटिंग कुछ इतनी है, ये एक दिन में 2 घंटे, मतलब मान लो 8 घंटे 6 घंटे चलता है, तो ये बताओ पूरे महीने का बिजली का बिल कितना होगा अगर एक यूनिट का कॉस्ट 4 रुपए है, 4.5 रुपए है, 6 रुपए है, 8 रुपए, 8.5 रुपए, इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें ऐसे में करना क्या होता है, आपके लिए मैं बता रहा हूँ, बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं जब तक ध्यान दीजिएगा। 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल यूनिट, एक इलेक्ट्रिकल यूनिट किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। 1 किलोवाट आवर के बराबर होती है। कहने का इतना मतलब है
कि एनर्जी यूजुअली होता है पावर इनटू टाइम या फिर हीट। ये हीट फॉर्मूला मैं बताऊं आपको पहले। हीट का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। हीट का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। अब पावर की यूनिट, अरे भैया पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो यूनिट तो बन जानी चाहिए वॉट सेकंड। हीट की वॉट सेकंड ही है। अब या फिर हम बोले जूल्स। ये वॉट सेकंड की जगह जब हम एनर्जी को किलोवाट आवर में नापने लगे, क्योंकि वॉट हमारे लिए छोटी यूनिट है, जो अप्लायंसेस है वो किलोवाट में एनर्जी को लेते हैं, प्लस एक सेकंड में वो एनर्जी को कैलकुलेट करना टफ है हमारे लिए। इसकी जगह हम उस एनर्जी को एक घंटे में कैलकुलेट करते हैं। तो जब वो 1 किलोवाट आवर की एनर्जी कंज्यूम्ड हमें मिलती है, उसको हम फिजिक्स के टर्म में एक यूनिट बोलते हैं। जो हमारे घर के बाहर मीटर में यूनिट्स काउंट हो रही है वो एक्चुअल में यही हो रही है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना होता। वो आपको क्या कहेगा, वो बोलेगा रेफ्रिजरेटेड है, उसकी रेटिंग दे देगा कि इतनी वॉट उसकी पावर है और इतनी उसकी वोल्टेज है, ऐसा कुछ वो आपको दे देगा। और बोलेगा कि मैं 6 घंटे उसको इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उसने आपको टाइम भी दे दिया 6 घंटे। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो ये वॉट दे रखा है उसने, उस वॉट को किलोवाट में बदल दो। उस वॉट को किलोवाट में बदल दो। किलोवाट में बदलने के बाद मल्टीप्लाई कर दो आर में। जो टाइम है उसको भी आर में ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी यूनिट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यूनिट बन जाएगा। यूनिट बनने के बाद कुछ नहीं करना, एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है, जो भी आंसर आ रहा है उसकी कॉस्ट कितनी होगी मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ये मैं इन्हें भी बहुत बार सिखा चुका हूं। अब यहां वापस से क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहां क्वेश्चन में वापस से आ जाते हैं। ये टाइम था जब ऐसा पूछा जाता था, अब तो वो भी कहां रह गया। तो इजी से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 10 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय मोटर इन 4 आवर। मैंने क्या बोला था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इंटू टाइम। पावर कैसे निकालेंगे? V इंटू आई, क्योंकि V भी दिया हो और I भी दिया है। अगर I नहीं दिया होता तो R दिया होता, अगर V नहीं दिया होता तो R दिया होता। तो हम V नहीं दिया है तो I स्क्वायर R लगाते, I नहीं दिया होता तो V स्क्वायर अपॉन R लगाते। लेकिन V और I दिया है तो हम क्या लगाएंगे? V इंटू I। अब क्या करेंगे? V इंटू I इंटू T। V कितना है बा? 220। टाइम 10 एम्पियर की करंट, टाइम कितना है? 4 घंटे। 4 घंटे नहीं लेने, हमें क्या करना है? सेकंड। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या आएगा देखो जरा, इसको करो 2 2 22 ऐसे लिखेंगे, इसको 4 लिख लो, इसको 36 लिख लो, गुणा 10 1 2 3 4 10 की पावर 4, इतना लिख लिया अभी हमने। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब क्या करो इसको, ये कितना हो जाएगा? 88 इंटू 36 इंटू 10 की पावर 4। अब कुछ नहीं करना, यहां पे भी एक पॉइंट लगाओ, यहां पे भी एक पॉइंट लगाओ, यहां पे +2 लिख दो। सिखाया ये तरीका। जब भी हम पॉइंट डेसिमल इंट्रोड्यूस करते हैं, जितनी प्लेस में कर रहे हैं उतनी 10 की फिगर में ऊपर जोड़ दो। तो हमने 2 लगाए, 2 ऐड कर दिए, तो ये कितना बन गया? 8.8 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा इंटू 10 की पावर 6 जूल्स इज योर आंसर। आई मेरी बात समझ में? आपको क्या करना है? सेकंड मुंह से बदलना है। ठीक है, ठीक है, सही है। किसी को कोई दिक्कत आया समझ में? तो कैसे करना है, ऐसे इन क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। आपको कुछ नहीं, फॉर्मूले अगर याद है, पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले नंबर 1 लर्न द फॉर्मूलाज। हर चैप्टर के लर्न द फॉर्मूलाज। बेटा आपको फॉर्मूले अगर लर्न कर रहे हैं तो ऐसे आपके सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर है। एक है लाइट और एक है इलेक्ट्रिसिटी। आपको फिजिक्स में केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। नंबर 1 इज लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जिनमें से केवल 2 ही आपके ऐसे चैप्टर है, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें फॉर्मूले हैं। अगर ये दोनों आपको आते हैं तो वो बाकी के दोनों आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि दोनों का इन्फ्लुएंस बाकी के दोनों चैप्टर्स में है कि नहीं है? तो आपको पहले इन दोनों के फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? एनर्जी बची है कि नहीं बची है? यस सर।
अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी बहुत बार देखा जाता है जहां वो क्या करेगा, आईवी ग्राफ दे से, यहां इसने क्या करा देखो, आईवी ग्राफ दे दिया या फिर वीआई ग्राफ दे देगा। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, फिर मुझे बताएं क्या है इसका आंसर। इसने कहा स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट्स आईवी ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ copper wire with resistances R1, R2 and R3 respectively. Arrange R1, R2, R3 in the decreasing order. अब ये आप गलती क्या करते हैं, आप ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ही नहीं समझ पाते पहले तो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है आपके साथ कि आप ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी नहीं समझते। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यानी कि सबसे पहले आप सबसे बड़ी फिगर लिखेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको छोटा करते जाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो ध्यान देना है डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर का सबसे पहले तुम आइडिया समझ में आया। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का ध्यान देना है। ओके ठीक है। यस कौन बताना चाहेगा इसका आंसर, कर लिया? कौन बताना चाहेगा, सारिका बताओगी? इससे पहले वाला सारिका को नहीं आता था, सारिका कह रही होगी जो नहीं आता था वही पूछ लिया। ठीक है साहिद तुमने तो बताया ना, कोई तुमने तो बता दिया कोई आंसर। ठीक है सर इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R3 की है, फिर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R3 की है बोला। ओके अच्छा मुझे बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइन ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है? सर पहले वाला हाँ जिसका मुंह खुला हो, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यही तो कहेंगे और क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, यही कहेंगे। फिर R1 है, उसके फिर R1 है, फिर R2। बेटा आपने ये कैसे, अच्छा आपने ये कैसे कंक्लूड करा? सर बिकॉज वो आईवी ग्राफ है, आईवी ग्राफ है तो यानी कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो 1/R है। हाँ 1/R है, लेकिन वो मतलब कि अगर स्लोप जिसका सबसे बड़ा होगा ना स्लोप, हाँ, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा सबसे कम। सही बोला गलत बोला? बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बात बोली कि स्लोप स्लोप यहाँ क्या है 1/R है, यानी कि स्लोप जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम। अब स्लोप को आप ये समझो कि एक्स एक्सिस से कितना उठा हुआ है, ये तो सबसे ज्यादा उठा हुआ कौन है, R2। तो सबसे ज्यादा स्लोप जिसका उसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, तो R2 सबसे कम, फिर R1 फिर R3। आया समझ में? वेरी गुड बेटा वेरी गुड। चलो ठीक है अब ज्यादा धीरे धीरे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेंड्रिकल वायर, करो ये वाला। A cylindrical wire of length L and uniform area of cross section A has a resistance R. What should be the area of cross section of another wire of length 31? 3L. Oh, हाँ 31 and resistance R of the same material. बताओ से अब क्या कह दिया इसने यहाँ पे को भव्य, इसका मतलब क्या सेम है, रेजिस्टिविटी क्या सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है। व्हाट शुड बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह रहा है किसका, अनदर वायर ऑफ लेंथ 3L। अच्छा लेंथ को 3L कह दिया, पहले लेंथ क्या थी L थी, अब 3L कह दिया, रेजिस्टेंस दोनों का सेम कर दिया, एरिया क्या होना चाहिए कह रहा है वो दूसरे का। एक छोटी सी टिप ऐसे क्वेश्चंस में जहां वो पूछे कि ये इतना है ये इतना है, वो कितना होना चाहिए, पहले का इतना है दूसरे का इतना है, बताओ दूसरे का कि ये कितना होना चाहिए कि पहले के बराबर हो जाए, मतलब जहां दो की आपस में बात हो रही हो। हमें ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान देना होता है कि हम सीधे सीधे रेशियो ले लें। सीधे सीधे क्या लेंगे बेटा, जैसे ही बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सीधे रेशियो ले लेंगे। कुछ नहीं करना, अपने दोनों की अलग अलग फिगर्स को रखना है और रेशियो ले लेना। मैं करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, एक को मान लेते हैं R और एक को मान लेते हैं R डैश, दोनों डिफरेंशिएट हो गए। इसने बोला सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ L, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस R होगा, तो रो L अपॉन A हमने पहले मान लिया। इसका क्या मान लेंगे, रो तो सेम ही होना है, L डैश अपॉन A डैश। L डैश कितना दिया है हमें, 3L दिया है, नहीं दिया है, तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, रो 3L अपॉन A डैश। ये क्या हो गया, R रो L अपॉन। अब हमें कुछ नहीं करना, हम क्या करेंगे, इन दोनों का
रेशियो ले लेंगे, इन दोनों का रेशियो लेंगे। रेशियो लेने पे क्या होता है r अपॉन r डैश मैंने लिया, तो जो ऊपर वाला वो तो ऐसे ही आ जाएगा r रो l अपॉन a, जो नीचे वाला वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि a डैश ऊपर चला जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा रो 3l। अब एक चीज देखिए, इसका रेजिस्टेंस भी कितना है r है, तो r डैश को मैं r ही लिख दूं, है ना, इसे हटा देते हैं। r डैश को, r डैश भी हमें कितना दिया है r दिया है, ये हमें कितना दिया है, ये हमें 3l दिया हुआ है, तो r डैश को भी r ले लो, ठीक है। अब r बाई r हो जाएगा ये, ठीक है, टेकिंग रेशियो बाई टेकिंग रेशियो, बाई टेकिंग रेशियो। अब हमें क्या करना है, r से r कट जाएगा, रो l से रो l, रो ये सब कट गया। एरिया कितना होना चाहिए, a डैश ही तो पूछा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर वायर a डैश है, कितना होना चाहिए 3a होना चाहिए, कितना होना चाहिए 3a, कितना होना चाहिए 3a होना चाहिए। समझ में आया, समझ में आया। हमारा पॉइंट बचा इस चैप्टर से जो हमने अभी तक नहीं करा, हो सकता है बच गया हो, घर जाओ मनन करो। क्या करो बेटा, मनन करो। मनन का अर्थ ही क्या होता है, मनन का मतलब क्या होता है पता है, थोड़ा शांत बैठकर सोचना, विचार करना। तो मनन करो और देखो कौन सा ऐसा टॉपिक सर से छूट गया हो, वापस आओ पूछ लो। घर की खेती, घर की मुर्गी दाल बराबर, तुम्हें तो बैठे बैठे मिल रहा है, तो घर जाओ सोचो वापस आ जाओ, सर आपने ये नहीं बताया, उसे भी बता देंगे। तो भैया होपफुली मुझे एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, ये क्वेश्चन यार तुम खुद करोगे घर से, है ये क्वेश्चन देख लो भैया, ये क्वेश्चन तुमने करना है खुद से घर में। बहुत प्यारा सा मैंने एक क्वेश्चन दे रखा आपको, हाँ ला दिखा, हाँ बेटा बिल्कुल सही है, तूने 1:3 लिखा है, लेकिन वहां उससे रेशियो नहीं मांगा, उसने क्या बोला एक के कंपैरिजन में दूसरा। तो ये जो तुम्हारा 1:3 आ रहा है, ये आ रहा है a डैश रेशियो a 1:3। तो इसको अगर मैं नॉर्मली लिखूं तो बोल सकता हूं a डैश अपॉन a इज इक्वल टू, नहीं a डैश अपॉन a कैसे होगा, हाँ a अपॉन a डैश इज इक्वल टू 1/3 होगा। तो a डैश कितना आ गया तेरा 3a आ जाएगा, ठीक है। तुझे एक के कंपैरिजन में दूसरे की वैल्यू निकालनी है, तूने बिल्कुल सही करा है। बस वो 1:3 में तो कंफ्यूज हो रहा होगा कहाँ भेजू, वो याद रख कि किसका रेशियो निकाला है, उसके साथ कंपेयर कर दो। तो भैया ये क्वेश्चन आप सभी के लिए और आपके लिए भी होमवर्क है, खुद से कीजिए, सीखिए। अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे पूछ लीजिए आकर, ठीक है। तो बहुत आसानी से अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी का 1 शॉट कंप्लीट करा है विद प्रॉपर क्वेश्चंस, कि भैया बोर्ड में आने की जिनकी प्रॉपर, अरे इनके अलावा तो हमें पेपर में मिलेंगे भी नहीं। हमने हर तरीके से हर क्वेश्चन को देख लिया है। कोशिश करें कि घर में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और वापस मेरे पास लाए। नहीं आ रहा है तो मैं आपको सिखाऊंगा। आशा करते हैं आप सभी को भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग सा एक और लेक्चर लेकर आपके पास आएंगे, जहां हम कुछ बोर्ड्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे, इंटरैक्टिव क्लास रखेंगे ताकि आपका एंटरटेनमेंट बना रहे, जैसे हमारी क्लास में बच्चों का बना रहता है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। चलो भाई, चलो लॉर्ड फ्लाइंग, चलो।